me piece yourself back together now. What's your vision? Hello everyone, welcome back to the class. Dear friends, so far we have completed 2 chapters of your geography class 8, and today we will proceed ahead with your chapter 3, that is mineral and power resources. So here in this chapter, we will minutely discuss about the mineral and power resources. So how minerals and power are resource to us, how they are very very important to us, we will discover in this chapter. So minerals, first let's take up mineral, right? Mineral, what is a mineral? A naturally occurring substance with a definite chemical composition is called a mineral. What is a mineral? A naturally occurring, that means it naturally होता है, a naturally occurring substance with a definite chemical composition. ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कुछ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन रहता है, राइट? सो इसको मिनरल कहा जाता है. एंड मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, यानी कि सारे जगह में मिनरल्स सेम नहीं होता है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, बट दे आर कंसेंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. That means that this depends upon the geological structures and condition of the अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस की जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होता है, डिफरेंट तरह के रॉक्स होता है, उसी के हिसाब से तरह तरह के मिनरल्स रहते हैं, बहुत तरह तरह के मिनरल्स रहता है. तो ये नेचुरली अकरिंग होता है, जो कि नेचुरली बनता है. एंड द मिनरल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स एंड दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. ओके, सो एंड दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो सारे जगह में दिखने को मिलता है. सम मिनरल्स कैन ऑल्सो फाउंड इन एरियाज which are not accessible, such as the Arctic Ocean bed, okay, and the Antarctica like places are also there. There also we can predict some extent of mineral resources. So now we will see the types of mineral resources. What are the types of mineral resources? On the basis of composition, मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटलिक एंड नॉन मेटलिक. मिनरल्स दो तरह के होते हैं, आपके मेटलिक मिनरल्स होता है और नॉन मेटलिक मिनरल्स होता है. ओके, सो व्हाट आर मेटलिक? मेटलिक क्या होते हैं हम देखेंगे, और नॉन मेटलिक क्या होते हैं. ना मेटल्स, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स? Now they can be differentiated on the basis of certain qualities and characteristics. जो मेटल का अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है और नॉन मेटल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहता है, उसी के हिसाब से हम उनको जान पाएंगे. जैसे कि मेटलिक जो मिनरल्स होते हैं ना, दे कैन बी हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ना, मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, okay, or metals are hard substance that conduct heat and electricity and have a characteristic of luster and shining. ये luster and shining हो सकते हैं, जबकि ये नॉन मेटल जो होता है, जो नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं, उसमें वही सारे शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके जो हार्ड, ये सारे नहीं होते हैं. Okay, so basing on the characteristics, basing on the qualities, you can differentiate the minerals as metallic and non-metallics. Again, metals are also of two types, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा इधर ना. ये क्या होता है, जो फेरस मिनरल्स, मेटल्स और नॉन फेरस मेटल. फेरस इज नेम द साइंटिफिकल नेम फॉर
आयरन। आयरन के जो साइंटिफिकल नाम होता है वो क्या होता है ना, फेरस होता है। उसी के हिसाब से ना फेरस नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स रहता है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे फेरस मिनरल्स लाइक जैसे कि आपके आयरन ओर, मैंगनीज, ओके, आयरन, ओके। और क्या है आपके, मैं बता रहा था ना, मैंगनीज होता है, हम आगे भी देखेंगे मैंगनीज होता है। ओके, आपके और क्या हो सकता है, आपके जो क्रोमाइड्स है, आयरन ओर है, आयरन है, ये सारे आपके ना क्या होते हैं ना, फेरस मिनरल्स होते हैं, जिसको फेरस कंटेनिंग मेटल होते हैं। नॉन फेरस डजंट कंटेन आयरन बट में कंटेन सम अदर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, ये हो सकता है। ओके, इसमें ये भी मेटल है लेकिन ये भी शाइनिंग है, लॉस्टर है, आपकी हार्ड है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये मेटल है लेकिन वो उसमें आयरन कंटेनिंग नहीं होता है। तो दिस वाज अबाउट metals and the different types of metals as you can see, जो है फेरस है और नॉन फेरस है। और उसके साथ साथ नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं ना, इनके जो शाइनिंग है, आर्ट्स, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहता है। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटालिक। ओके, और क्या होता है ना, दी मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक। मिनरल्स जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोलियम, ये सारे भी आपके ना नॉन मेटालिक होता है। जिप्सम, माइका, लाइमस्टोन, ये सारे नॉन मेटालिक होते हैं। ओके, तो this was about your metallic and non-metallic minerals. Now we can see methods of extraction. Now how the minerals are being extracted, ना कैसे they are being unearthed, उसको कैसे निकाला जाता है, मिनरल्स को कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। Now there are three methods as I have mentioned here. There are three methods of extraction. माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वारिंग है। अगेन माइनिंग दो तरह के होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। दो तरह के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग, ओके, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग होता है। क्या क्या होता है ना, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग होता है। ओपन कास्ट, ओके, ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, दो तरह के माइनिंग होते हैं जो कि हम देखेंगे इसमें। देखो ना, मिनरल माइनिंग क्या होता है ना, व्हाट इज माइनिंग, देयर में बी क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मिनरल्स को जो कि अर्थ सरफेस के अंदर है, उसको जो निकालना होता है, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। So what is it? The process of taking out minerals from the rocks buried under the earth's surface is called mining. And minerals that lie at the shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. Open cast mining जो कि shallow जो places होता है, जो कि ज़्यादा गड्ढा नहीं होता है, उसको ओपन कास्ट किया जाता है। और जो ज़्यादा ये होता है, डीप प्लेसेस में होता है, उसको शाफ्ट माइनिंग के माध्यम से किया जाता है। सो हाउ कैन यू डिफाइन अ डीप बोर्स, ओके, डीप बोरिंग किया जाता है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ए ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। जो कि ज़्यादा गभीर में होता है, यानी कि ज़्यादा डेप्थ में होता है, उसको क्या कहा जाता है ना, शाफ्ट माइनिंग के माध्यम से ये किया जाता है। उसके अलावा हम ड्रिलिंग के बारे में देख रहे हैं ना, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, तो डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ना ड्रिलिंग के प्रोसेस से पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैसेस हो, उसको निकाला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग प्रोसेस। एंड अनदर वन इज योर जो क्वारिंग होता है। क्वारिंग मीन्स दैट आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन द नेचर, ओके। जो क्वारिंग होता है दैट इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन द नेचर, जो कि नेचर में बिल्ड होकर रहता है, दैट वी डायरेक्टली गो एंड माइन देम, ओके। यानी कि जैसे कि आप क्वारिंग देखे होंगे, ब्रेकिंग द लार्ज स्टोन इनटू
स्मॉल स्मॉल स्टोन, दैट प्रोसेस इज कॉल योर क्वेरिंग। और क्वेरिंग ऐसे ही किया जाता है, जैसे कि जो कि अर्थ सरफेस के करीब होता है या अर्थ सरफेस के ऊपर ही होता है। मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डॉग आउट बाय द प्रोसेस कॉल बाय दिस प्रोसेस एंड इट इज कॉल योर क्वेरिंग। उसको क्या कहा जाएगा ना, क्वेरिंग कहा जाता है। सो अभी हम देखेंगे कि कैसे हाउ द मिनरल्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन ना, कैसे ये इम्पॉर्टेंट होता है, हाउ इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, हाउ इट हेल्प in the sustainable growth of the and industrial development। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ना you know a number of industries have been grown off depending on the minerals को लेके क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हुआ है। और हम जो सस्टेनेबल ग्रोथ होता है ना, विदाउट हैम्परिंग द एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल योर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें करना होता है। जैसे कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, एंड दैट आर वाइटल फॉर द कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज करते हैं। एंड द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू एंश्योर मिनरल यूज is kept to a minimum amount without having a negative impact on the economic। द ग्रोथ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जो मिनरल्स को हम यूज करते हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ करते हैं। और साथ में हमें ध्यान देना भी होगा कि हाउ दे विल ग्रो विथ सस्टेनेबिलिटी, कैसे वो नेचर को हैम्पर नहीं करेगा, एनवायरनमेंट को हैम्पर नहीं करेगा, और साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करेगा, उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। एंड नाउ वी विल फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, एंड हम देखेंगे कि ये मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, हम देखेंगे। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स हम देखेंगे। ये रॉक्स के हिसाब से, एज आई वाज टेलिंग यू एट द वेरी बिगिनिंग दैट मिनरल्स डिपेंड upon the डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और द रॉक फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग का 3 तरह के रॉक्स होते हैं, जो कि आपके क्या क्या है, इग्नियस रॉक्स होता है, जो कि मैं क्लास 7 में भी आपको बता चुका हूँ। इग्नियस रॉक्स होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ओके, जो कि इग्नियस रॉक्स कौन सा होता है, व्हेन द मोल्टन magma solidify cools down and solidifies it becomes igneous rocks। एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स चेंजेस विद ग्रेट हीट एंड प्रेशर इट बिकम्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है ना, जो कि आपके हाँ, जो ये भी एक प्रोसेस में होता है, जैसे कि आपके विदर्ड रॉक होता है, इसमें सेडिमेंट हो जाता है, यानी कि एक अलग तरह के रॉक क्रिएट हो जाता है। सेडिमेंट रॉक होता है, ये सबसे वीक तरह के रॉक होता है। तो 3 तरह के रॉक होता है, और उसी के हिसाब से वी विल सी दैट हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रॉक में। So metallic minerals are mostly found in igneous and metamorphic rocks like copper, nickel, platinum, chromides and iron। ये सारे ज़्यादातर के जो मेटालिक है, ये ज़्यादातर के मेटामॉर्फिक और igneous रॉक में देखने को मिलता है। In the same way, non-metallic minerals क्या है, limestone, phosphate and metallic minerals like manganese can be found in sedimentary रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में ये सारे देखने को मिलता है। ओके, ये लेयर होकर रहता है और ये पोर होकर रहता है, ये दिस इज कॉल्ड पोर। यानी कि जो मेटालिक मिनरल ज़्यादातर के पोर में मिलता है, यानी कि जो माइन पोर, आपको 10th में भी ये वाला समझा जाएगा, ऐसे रहता है जो। और बाकी जो सेडिमेंट्री रॉक में ऐसे लेयर होकर रहता है, आपको ज़्यादा दूर खोलना नहीं पड़ेगा। ओके, खोदना नहीं पड़ेगा, आपको रॉक आपकी मिनरल मिल जाएगा। लेकिन ये पोर होकर रहता है ऐसे ऐसे बहुत दूर तक, यानी कि इसका जो ब्रीथ बहुत कम होता है, जबकि ये ऐसे ऐसे लेयर खोदने के बाद ये मिल जाता है। सो अंडरस्टूड। तो हम देखेंगे हाउ मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड।
कौन कौन सा एरिया में ज़्यादातर के मिनरल्स देखने को मिलता है? देखो, आयरन आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकेल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो इन कनाडा, राइट? Iron, nickel, chromides, and platinum deposits in South Africa are examples of minerals found in igneous rocks and metamorphic rocks. तो ये आपको समझ में आ गया? तो ये एग्जांपल है, जैसे कि नॉन मेटालिक का हम लोग ले जाएंगे एक नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन इन फ्रांस, मैंगनीज इन ग्रेगोरिया यूक्रेन, मैंगनीज इन ग्रेगोरिया एंड यूक्रेन में देखने को मिलता है। फॉस्फेट इन अल्जीरिया एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बेड। ओके, ये सेडिमेंट्री रॉक में ना नॉन मेटालिक लाइक कौन कौन सा लाइमस्टोन ये मिलता है, मैंगनीज मिलता है, फॉस्फेट, ये सारे देखने को मिलता है। अभी देखते हैं दुनिया के कौन कौन से कंटिनेंट में क्या क्या मिलता है। जैसे कि एशिया पहले ले जाते हैं ना। एशिया में क्या होता है? एशिया हैज़ द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस एशिया में होता है। एंड चाइना एंड इंडिया टुगेदर हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स एंड द कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन प्रोडक्शन। लोहा से ही यानी आयरन से ही टीन बनता है, तो हाफ ऑफ दी जो वर्ल्ड का होता है ये ज़्यादातर के एशिया में ही होता है। इन द सेम वे चाइना, मलेशिया, अदर कंट्रीज में कौन कौन सा भूल गया हूँ ना, आपके चाइना है, मलेशिया है, ओके, एंड इंडोनेशिया, ये सारे कंट्री में आर अमॉन्ग द लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स। चाइना ऑल्सो लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लीड। इसके अलावा लीड, एंटीमोनी, टंगस्टन, ये सारे भी चाइना में देखने को मिलता है। एंड एशिया हैज ऑल्सो डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज। इसके अलावा सिर्फ आयरन नहीं मिलता है, सम अदर मिनरल्स ऑल्सो कैन बी फाउंड देयर, राइट? ये इसके अलावा ये सारे ज़्यादातर के आपके निकेल, जिंक, कॉपर, ये सारे को मिलता है। देन यूरोप, what about Europe has been written here? Now Europe is the leading producer of iron ore. Iron ore बहुत ज़्यादा मिलता है यूरोप में भी। The countries with large depository of minerals in Europe are Russia, Sweden and France and Ukraine. France, यूक्रेन में ज़्यादातर के मिनरल साइट देखने को मिलता है, यानी कि माइंस देखने को मिलता है। Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia also, ये देखने को मिलता है। Then about North America, basically North American mines are divided into three mineral sites. They are the Canadian regions north of the Great Lake, the Alpacchian region and the mountain ranges of the west. ये ज़्यादातर के 3 ठो एरिया जिसमें कि मेजर एरिया जिसमें कि ना मिनरल्स दिखने को मिलता है। तो इस जगह में कौन कौन सा मिनरल्स ज़्यादातर के मिलता है मैं बताऊंगा आपको ना। इसमें जैसे कि आपको मैं बताया कि आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सील। कौन कौन सा ना आयरन ओर मिलता है उधर, आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, ओके, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सील एरिया। कोल इन द अल्पाचियन। अल्पाचियन में क्या मिलता है ना, अल्पाचियन में आपका ना क्या मिलता है ना, कोल मिलता है, ओके। एंड वेस्टर्न कोर्डिलियाज, ओके, वेस्टर्न कोर्डिलर्स हैव भास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। इस एरिया में ना ये सारे डेटा है, ओके, ये सारी चीज़ें मिलता है। एंड आफ्टर दैट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में हम देखेंगे, राइट? आगे साउथ अमेरिका देखेंगे। तो इसमें एक मेजर कंट्री है साउथ अमेरिका का, ब्राज़ील। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। सबसे ज़्यादा अच्छा आयरन ओर ही ब्राज़ील में मिलता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ओके। तो दिस वाज अबाउट द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में और कौन कौन सा चीज़ मिलता है, जैसे कि और दूसरा कंट्री है चिली, ओके, द लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, चिली। पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इसमें कॉपर मिलता है। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। साउथ अमेरिका हैज ऑल्सो लार्जेस्ट डिपॉजिट
लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, ऐसे बहुत सारे चीज़ उधर भी मिलता है। और मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, ये कंट्री के बारे में सुने होंगे, ऑयल कंट्री जिसमें ऑयल ज़्यादा मिलता है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ये सारे कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग होता है। अफ्रीका के बारे में यू नो ए गुड अकाउंट अबाउट अफ्रीका, जिसमें कि दिस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट depository of the minerals in the country of South Africa and in the continent of Africa. Africa is rich in minerals. Africa is the largest producer of gold, diamond and platinum. ये सारे मिलता है। इसके साथ साथ ऑयल मिलता है। ऑयल फाउंड इन नाइजीरिया, एंगोला एंड लिबिया, 3 तो कंट्री है जिसमें कि ये होता है। देन अबाउट द आइलैंड country as well as continent, Australia is the largest producer of bauxite. Excuse me. So Australia is the largest producer of bauxite in the world. Besides this, it is a leading producer of gold, diamond, iron ore, tin, okay, and nickel, ये सारे होता है। It is also rich in copper, lead, zinc and manganese। और इसमें 2 इंडस्ट्रियली एरिया रहता है जो कि यानी माइनिंग एरिया जो है, इसमें क्या नाम है उसका, कालगुरली, ओके, कालगुरली नाम का एक जगह है, और एक ठो कूलगार्डी नाम का एक ठो, ओके। सो 2 ठो जगह है दैट आर वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। इसके अलावा ऑन एक्सेसिबल एरिया जो है आपके अंटार्कटिका, जिसमें भी बहुत सारे, इट इज प्रेडिक्ट टू हैव huge depository of minerals. Antarctica also predicted to have large depository of minerals resources, but they are still inaccessible because of lack in developed technology. हम लोग के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है तो एक्सेस नहीं हो पाया, नहीं तो उसमें भी बहुत सारे क्या है, मिनरल्स रहा है। And then about the uses of minerals. Okay, next point is your about the uses of minerals, जो कि मैं आप सबको ही पता होगा। मिनरल्स का कहाँ यूज करते हैं? मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर ऑल्सो आर यूजुअली हर्ट एंड दोज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स। फॉर ज्वेलरीज हम बनाते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन everything from coins to pipes, okay। कॉइन के लिए कॉपर यूज होता है। सिलिकॉन है यूज इन कंप्यूटर इंडस्ट्री टू ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, ओके। एल्यूमिनियम में होता है जो कि बॉक्साइट, उससे यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, एरोप्लेन्स में यूज होता है, राइट। सो दीज आर यू कैन फाइंड द वेरियस यूजेस ऑफ मिनरल्स, okay। You can go through the book also for proper understanding of the chapter। And another thing about it that finally we will know that how the distribution of minerals have taken place in the country, in our country, okay। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि आयरन कहाँ मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस एरिया में ज़्यादातर के आयरन मिलता है। बॉक्साइट में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलता है। माइका माइका मिलता है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इस एरिया में ज़्यादा मिलता है। एंड अदर वन इज गोल्ड। गोल्ड के लिए कोलार इन कर्नाटक इज वेरी वेरी फेमस, ओके। अभी हम देखेंगे फाइनली अबाउट द minerals conservation of minerals. Now how can the minerals can be conserved and they can be used for a very long time in future as well. So minerals as you know are non renewable resources, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। they cannot be replenished soon, ये जल्दी यानी कि नहीं बनता है। हम लोग there is a great difference of the amount of uses than the rate of reformation। इसमें जो क्या होता है ना, हम लोग का बहुत डिफरेंट है। हम जितना यूज कर रहे हैं उसी रेट से मिनरल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इट टेक्स मिलियंस ईयर, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स।
तो और क्या क्या, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, हम लोग को उसका जो माइनिंग प्रोसेस में कम कराना होगा, ओके, जो माइनिंग कम करना है और जुडिशियसली यूज करना है उसको, ओके। तो एंड बिसाइड दिस हमें क्या करना है, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अनदर वे इन व्हिच द मिनरल्स कैन बी कंजर्व। एंड बिसाइड दी द 3R पॉलिसी, द रीयूज करना चाहिए। 3R पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ 3R ना, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। हमें क्या करना है, वही जो मिनरल्स को रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है एंड रिड्यूस करना है, कमाना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज, ओके, फॉर एज वेल एक्सप्लॉयटेशन इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर मैनकाइंड, ओके, सबके लिए ये बहुत ये होता है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड concept, that is about power. As you know, for everyday life we need power and energy for the smooth running of our life. So power and plays a very vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, बहुत सारे जगह में यूज होता है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इससे बहुत सारे जगह में हम एनर्जी चाहिए इन योर एवरीडे लाइफ। सपोज योर मदर इज कुकिंग, okay, for that also you need electricity, washing machine. In everyday life we are using energy and power, okay. When energy works, that becomes the power. And power resources may be broadly categorized as, दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैं इधर बताया हूँ कि क्या क्या है ना, conventional and non-conventional, conventional and non-conventional. So okay, try to listen, the thing must be understood here. क्या है conventional? The thing which has been used from very long time, जो minerals है that has been used from very long time are called the conventional sources of energy. तो क्या है, the energy resources that have been in common use for a very long time are known as conventional sources like firewood and fossil फ्यूल्स, ओके। इसको क्या कहा जाता है ना, कन्वेंशनल सोर्सेस कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग का जैसे कि फायरवुड देखो, इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कुकिंग एंड हीटिंग के लिए यूज होता है, ओके। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग द फायरवुड इन द डे टू डे लाइफ। ज़्यादातर के विलेज एरिया में 50% से ज़्यादा लोग यूज करते हैं फायरवुड को। एंड उसके साथ साथ जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच वेर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ईयर्स अगो गॉट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल किसको कहा जाता है, जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे ये कोल हो गया, आपकी पेट्रोलियम हो गया, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, ओके। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर द मेन सोर्सेस, राइट, आर द मेन सोर्सेस ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी। द रिजर्व्स ऑफ द मिनरल्स आर लिमिटेड, और ये बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, ओके। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है, ख़त्म हो जाएंगे। द रेट एट व्हिच द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। इसका ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि मैं बताया था। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो इसके साथ साथ मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊंगा इधर, कि जैसे कि आपका ऑयल हो गया, मान लीजिए कि आपका ऑयल है, कुछ नेचुरल गैसेस है, तो ये इन लोगों का कुछ एडवांटेजेस भी रहता है और डिसएडवांटेजेस भी रहता है। जैसे कि मान लो कि आपका ऑयल का क्या फ़ायदा हो रहा है ना, इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट ना, फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर ट्रांसपोर्ट, ज़्यादातर के हो रहा है। दैन बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ऑयल यूज होता है, ओके। उसके साथ साथ नेचुरल गैसेस का क्या, इट इज़ ऑल्सो ईजी टू ट्रांसपोर्ट, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल और ऑयल से ये ज़्यादा क्लीनर होता है, ओके ना, ये ज़्यादा क्लीन भी होता है। उसके साथ साथ और क्या है ना, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, चीपर देन ऑयल, और ऑयल से ये चीपर होता है, कौन सा, नेचुरल गैस। लेकिन ये दोनों का डिमेरिट्स क्या होता है,
डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। इसके वजह से क्या होता है ना, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम यानी कि कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। एंड पोल्यूटेंट रिलीज कॉज एसिड रेन, इसके वजह से एसिड रेन हो सकता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड रिगार्डिंग द थिंग, ओके। एंड बिसाइड दिस आपके जो फायरवुड है दैट आर ऑल्सो वेरी वेरी इजी टू एक्सेस। हाँ, कहीं भी जाएंगे तो हमें फायरवुड मिल जाएगा। प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें कुछ एडवांटेजेस दिया है, उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज दिया है ना। फायरवुड से क्या होगा, देखो फायरवुड से इसका क्या प्रॉब्लम होगा। कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, आपको टाइम देना पड़ेगा कलेक्शन के लिए। पॉल्यूटिंग हो सकता है, दिस कैन क्रिएट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओके। इट कैन पॉल्यूट द एयर, प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, गर्मी बढ़ा सकता है हीट के वजह से। डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो देयर विल बी डिसमेंटल इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। उस इन द सेम वे ऑक्सीजन, कोल का क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा कोल है, ओके, बहुत ज़्यादा है यानी कि ओके। एफिशिएंट कन्वर्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, हम आसानी से उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जैसे कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। डिसएडवांटेज ये भी ज़्यादातर के ना पॉल्यूटिंग होता है एंड बाकी टू ट्रांसपोर्ट, ना ये ज़्यादातर के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होता है। Okay, so this was all about the thing. Then I will also give more detail ahead. Come on ahead. Then fossil fuel comprises coal, जो कि है हम लोग नॉन एज बरीड सनसाइन, हम बरीड सनसाइन कहते हैं। पेट्रोलियम नॉन एज ब्लैक गोल्ड कहते हैं। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इसमें आते हैं। कोल जो कि दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, है ना। इन द इंडस्ट्री सच एज आयरन स्टील, इस जगह में ज़्यादातर मिलता है, ओके। कहाँ मिलता है जो कोल है, वेरी इट इज यूज्ड, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज ऑल्सो यूज्ड, ओके, इज ऑल्सो जनरेटेड, दैट इज ऑल थर्मल पावर। द कोल which are using today was 4 million years ago when giant forms in swamps got buried under the layers of earth, जो कि एयर आर्थ के अंदर बहुत दिनों से जो बरीड होके रहा था, जो कि प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उससे क्या बना है ना, उससे ये कोल बना है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड बरीड सनसाइन। देयर मे बी अ क्वेश्चन ऑन दिस बरीड सनसाइन। उसके साथ हम देखेंगे तो इसमें ये जो कोल है दुनिया के कौन कौन सा कंट्री में है और भारत में कौन कौन सा जगह में देखने को मिलता है, ओके। सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आर USA, चाइना, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, ये कंट्री में ज़्यादातर के मिलता है। एंड इंडिया में कौन कौन सा है, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बकारू, इन झारखंड में ये ज़्यादातर के ये मिलता है। तो ये था आपके किसके बारे में, आपके कोल के बारे में। देयर योर पेट्रोलियम जिसको कि हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ना, पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum। और ये दो ठो वर्ड को लेके पेट्रोलियम बना है। पेट्रा मीन्स ऑयल, सॉरी रॉक, एंड लियम मीन्स ऑयल, ओके। पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोलियम से ये बना है, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये पेट्रोलियम से बना है, तो इसको पत्थर का जो ऑयल है ना। It is found between the layers of rocks and is drilled from the oil fields। ऑयल फील्ड से इसको ड्रिल किया जाता है। और ज़्यादातर के इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज, समंदर के अंदर भी होता है और कोस्टल एरियाज में भी मिलता है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज which process the crude oil and produces a variety of produces और प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ये सारे पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल भी है, डीजल है, केरोसिन है, ये उसका डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, सेम चीज़ों से बनता है क्वालिटी के हिसाब से। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेशंस कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वेरी वेल्युएबल। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर आयरन, कौन कौन सा कंट्रीज होते हैं, आयरन है वो क्या है उसका नाम, हाँ है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया,
ओके, कातर, ये सारे कंट्री है जो कि ज़्यादातर के आपका मैंने पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत रिच कंट्री है। और जो साउथ अमेरिकन कंट्री जो मैं अभी अभी बताया था, यूएसए, ओके, ये तो नॉर्थ अमेरिका, रसिया, और साउथ अमेरिका कौन कौन सा, वेनेजुएला कंट्री जो है, पेरू, वेनेजुएला, देन अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया, इसमें ज़्यादातर के मिलता है पेट्रोलियम के बारे में। ओके, भारत में कौन कौन सा, आसाम का दिग्बोई और बॉम्बे हाई और बॉम्बे हाई के बारे में सुने होंगे। ओके, दिग्बोई आसाम में है। ओके, तो ये सारे जगह में ज़्यादातर के पेट्रोलियम मिलता है। तो अभी हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल इन नेचर सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। हम आगे देखेंगे किसके बारे में ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये था आपके कन्वेंशनल, जो कि बहुत पहले से यूज हो रहा है, उसको कन्वेंशनल कहा जाता है। अभी हम आगे आएंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। तो हम इधर देख लेते हैं कि ये जो उसके साथ साथ जो हाइडल पावर है, उसके नेचुरल गैस है, हाइडल पावर, ये सारे आपके कन्वेंशनल में आते हैं। अभी हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल नेचर सच एज, जो कि सोलर एनर्जी होता है, एंड विंड एनर्जी एंड आपके टाइडल एनर्जी, ये सारे आपके कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल, यानी कि अभी अभी रिसेंटली हो रहा है। सो इसमें हम देखेंगे द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करने से ना वो शॉर्टेज हो रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर ऐसे ही हम यूज करते रहेंगे फॉसिल फ्यूल को, तो दैट ए टाइम विल कम व्हेन दैट विल गेट एग्जॉस्टेड, एंड मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो कजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कर सकता है। देयरफॉर देयर इज ए नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कि आप अभी मैं बताया सोलर एनर्जी आपके है, सोलर एनर्जी, अभी एक्सक्यूज मी, जैसे कि आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी को हम देखकर यूज करना पड़ेगा। तो सोलर एनर्जी हाउ आर दे बीइंग प्रोड्यूस, ये सारे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। सन्स हीट एंड लाइट कैन बी फेल्ड बाय अस एवरी डे, राइट। सोलर एनर्जी टैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सन से जो लाइट आता है उसको टैप करके हम ना सोलर सेल में उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और यूज करते हैं। many of these cells are joined into solar panels to generate electricity. Okay, and the technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. तो ये ज़्यादातर की जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, मैं ट्रॉपिकल कंट्री आपको बताता हूँ। ये आपका एक्सक्यूज मी, सपोज ये आपका अर्थ है, ये इक्वाटर है। इक्वाटर के इस जो ट्रॉपिकल एरियाज है, इस एरिया में एज आई वाज टेलिंग सनलाइट डायरेक्टली falls on this tropical area, so it receives heavy or huge sunlight, so it is very favorable in this area for the generation of electricity through the sunlight से इस एरिया में बनाने का बहुत सुयोग है। ओके, तो जब सनलाइट उधर यूज होता है। जो सोलर एनर्जी ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर डायर्स, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल, ये सारे इस एरिया में यूज होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर मोर एक्सपेंसिव एज दे रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। इंडिया हैज़ ए ग्रेटर पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, क्योंकि हम लोग का भी द हाफ पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल एरिया। नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेस आर दोज पावर सोर्सेस that have come into use recently due to depleting conventional resources and growing awareness की वजह से अभी ये यूज हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि हाँ, दिस वाज द थिंग आई वाज शेयरिंग यू, एंड आफ्टर दैट विंड एनर्जी के बारे में हम देखेंगे।
देखो विंड ज़्यादातर के जो कोस्टल एरिया होता है उसी एरिया में ज़्यादातर के विंड होता है, माउंटेनियस एरिया है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तरह के विंड आता है उस एरिया में ये बनाया जाता है। Wind energy is energy possessed by moving air. Windmills are used to convert wind energy to electricity. Wind farms having clusters of windmills located in coastal regions and mountains passes. As I was telling you, wind farms having clusters of such winds are located in coastal areas and mountainous एरिया। और ये ज़्यादातर के कौन कौन सा कंट्री में होता है, जैसे कि मैं बोल रहा था समंदर के एरिया में, नेदरलैंड जैसी कंट्री, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, इस एरिया में ज़्यादातर के विंड का मिल है और विंड से ज़्यादा काम वो करते हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर जो कि थोरियम यूरेनियम से होता है। और उसके साथ साथ देखो ये दो प्रोसेस में होता है, फिजन एंड फ्यूजन, दोनों प्रोसेस से होता है। ज़्यादातर हम लोग अभी का जो है फिजन के हिसाब से होता है। ओके, तो और एक तो है फ्यूजन जो है ब्रेकिंग द एनर्जी, उसको एनर्जी को ब्रेक करके किया जाता है, लेकिन अभी हम जैसे कर रहे हैं यूरेनियम। न्यूक्लियर पावर इज एनर्जी possessed by the nuclei of atoms naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium जैसे कनाडा, यूरोप, यूएसए में ये ज़्यादातर के होता है। ओके, तो ये देखो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स नेचुरली ऑकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। These fuel undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. ये पावर उससे जनरेट करता है, एमिट करता है। ओके, एक्सक्यूज मी, फिशन प्रोसेस से होता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर और जैसे कि मैं बताया यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया राजस्थान और झारखंड में होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर के ना डिपोजिट यूरेनियम डिपोजिट है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन मोनोजाइट सेंस ऑफ केरल में थोरियम मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन कल्पकम इन तमिलनाडु, ओके, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। कौन कौन सा जगह में मिलता है ना? कल्पकम तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु में कल्पकम है। तारापुर कहाँ है? तारापुर आपके महाराष्ट्र में है। नारोरा, ओके, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड आपके कौन सा? कायगा इन कर्नाटका में ये न्यूक्लियर आपके पावर प्लांट मिलता है, यानी कि पावर प्लांट मिलता है। सो अभी हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम inside the earth. The temperature inside the earth increases as we go deeper. This heat is used to produce electricity. It is accessed in the form of hot spring. ये ज़्यादातर एक हॉट स्प्रिंग में ये देखने को, यानी कि हॉट स्प्रिंग में ये ज़्यादा टर्बाइन मूव कराने के बाद ना ये क्रिएट होता है। Then let's move ahead to tidal energy, that is very popular, that are generated or harnessed in the coastal area in the आपके समंदर में ही होता है। Tidal energy generated from tides, okay, it's called tidal energy. Tidal energy can be harnessed by building dams at the narrow openings of the sea. Narrow openings of the sea में वो डैम बना के किया जाता है। And during high tide the energy tides used in turn to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. और ये टाइडल एनर्जी ज़्यादातर के रसिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कॉच इन इंडिया में ज़्यादातर के टाइडल एनर्जी से ये बना जाता है। और ये टाइडल एनर्जी का भी बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या करता है ना, इट क्लियर द एनवायरनमेंट्स ऑफ दैट एरिया, ओके, जो समंदर के सीशोर का जो एरिया को वो साफ कर देता है। ओके, और क्या करता है ना, नॉन पोल्यूटिंग, इनएग्जॉस्टेबल, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उसी एरिया का जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको ख़त्म कर देता है। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, इसको प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है। सो दिस आर सम डिसएडवांटेजेस एंड एट द सेम टाइम सम एडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर। And lastly, what is it? Biogas. How biogas is produced? We will know that biogas is a gaseous fuel often from
decomposition of organic waste like dead plant and animal materials or animal dung and kitchen waste. It is an excellent fuel for cooking, lighting and is environment friendly. तो ये बायोगैस से होता है. एंड इसके साथ साथ हम जानेंगे कि बायोगैस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी इजी फॉर इन प्रोड्यूसिंग द थिंग. इसको किया जाता है. एंड बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग and produce used amount of organic manure every year. So in the way we come to know that energy, the minerals and energy is very very important for mankind and they need to be used very very judiciously. बहुत सही ढंग से हमें यूज करना चाहिए. However, we got to know their advantages and disadvantages of all the minerals in power. So with this we completed. And before I must concluding, I must show you that some pictures collection that I had collected for you here. So you see this is the fuel, firewood fuels, then your coal. This is the tidal energy, how tidal energy is being generated. This is the pictures how tidal energy being. This dam is being made here, and when the tide reaches the shore, that time turbines is moved and electricity is generated. Okay, this is thermal power plant. This is your hydel power plant. This is the dam, and through the pipe the water is come off and finally it is being processed here and electricity is being produced. ये इसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है. This is another picture of the hydroelectric power generation. You can see, you can take pause and take the screenshot to know the better understanding, to have the better understanding of the chapter. And this is how power is generated. This is solar plant. The light of the sun is being tapped through the solar cells and electricity is being produced and used in varied perspective. बहुत सारे यूजर्स हम लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं. You can see this very clearly. This is wind power plant. ज़्यादातर नेदरलैंड होता है जो कंट्रीज है, डेनमार्क, इस सारा जगह में ये विंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड किया जाता है. राइट, ये है आपके विंड. तो ये विंड जनरेट किया जाता है. विंड का भी हम यूज कर सकते हैं. दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दे कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड. सो दिस इज अबाउट, ये जियोथर्मल है. स्ट्रीम को ये कंट्रोल करके उसको प्रोसेस करके हम लोग का ये क्रिएट किया जाता है. यानी कि द हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द अर्थ crossed is being processed and electricity is being produced. That is geothermal energy. Then this is the thing you can see here, geothermal energy. This is the same pictures. And finally your tidal energy. This is tidal energy as I showed earlier. This is biogas plant. So thank you. With this we completed the lesson, the chapter. So take a careful look at the lessons and try to understand each and everything, and wherever in doubt please do comment. And put your queries in the box so that I can respond you properly. So bye for now. Thank you. Tata.